खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में लगातार चल रही सीरीज के अंतर्गत मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ कक्षा 10 जैव प्रक्रम का चौथा पाठ, जो कि है उत्सर्जन। पहला पार्ट है हमारा जैव प्रक्रम, उसके 4 पार्ट हैं। तो पिछले तीनों पार्टों को मैंने आप लोग के लिए करवा दिया है। पहला था पोषण, दूसरा श्वसन और तीसरा परिवहन, तीनों हो चुके हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे चौथे पार्ट उत्सर्जन के बारे में। तो सबसे पहले हम जान ले कि उत्सर्जन होता क्या है। उत्सर्जन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्रीशन, इसका अर्थ है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया। यानी कि हमारे शरीर में सारे अच्छे पदार्थ ही तो नहीं होते, कुछ बेकार पदार्थ भी होते हैं। तो उन्हीं बेकार पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं उत्सर्जन। इसके बाद और हम क्या कह सकते हैं कि शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप कई ऐसे पदार्थ बनते हैं जो कि शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। हम सभी लोग के अंदर जैव रासायनिक प्रक्रियाएं चलती हैं जिससे कि हम जीवित रहते हैं। तो अगर अच्छी चीज़ बन रही है तो बेकार चीज़ भी बनेगी। इन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? सबसे पहला है वृक्क या किडनी। ये मुख्य उत्सर्जन अंग है जो कि रक्त से यूरिया, यूरिक एसिड और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को छानकर मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। हम सभी को पता है कि हम सभी लोग के अंदर एक जोड़ी यानी कि 2 किडनी पाई जाता है, जिसे हम हिंदी में वृक्क कहते हैं। ये हमारे शरीर के मुख्य उत्सर्जन अंग हैं जो कि हमारे ब्लड से यूरिया, यूरिक एसिड और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को छान करके मूत्र के रूप में बाहर निकालते हैं शरीर से। फिर इसके बाद दूसरा है फेफड़े, लंग्स। ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प को बाहर निकालते हैं। हम सभी को पता है कि हम लोग श्वसन करते हैं तो फेफड़ों के द्वारा। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है और जल वाष्प को, वो भी तो हमारे शरीर में उत्सर्जित पदार्थ है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे लिए उपयोगी है तो ऑक्सीजन शरीर में रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड अनुपयोगी है तो इसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद अगला है त्वचा यानी कि स्किन। पसीने के माध्यम से शरीर से अतिरिक्त जल, लवण और कुछ अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। हमें भी पता है कि हमारी स्किन या त्वचा के द्वारा हमारे शरीर से पसीना निकलता है। पसीने के द्वारा अतिरिक्त जो जल रहता है और नमकीन जैसा जो लगता है लवण और कुछ अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। फिर एक हमारा यकृत भी है। यकृत अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है जो कि कम विषैला होता है और आसानी से शरीर से बाहर निकाला जा सकता है। आखिर हमारे शरीर में उत्सर्जन की आवश्यकता क्यों है? तो पहला है स्वस्थ बनाए रखने के लिए।
शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का जमाव कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। अगर आपके शरीर में ढेर सारी गंदगी हो जाएगी तो कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। जैसे कि आप ऐसे जनरल एग्जाम्पल से समझो, आपके घर में कई जगह पर कूड़े और कचरे रहेंगे जो कि बहुत ज़्यादा जमा हो गए रहेंगे, तो उस पर मक्खियाँ बैठेंगी, कीड़े रहेंगे, उससे आपको हानि होगी, स्वच्छता नहीं रहेगी, आप बीमार पड़ जाओगे। वैसे ही हमारी बॉडी भी है, अगर बॉडी में से भी उत्सर्जित पदार्थों को बाहर नहीं निकाला तो उससे भी आपको प्रॉब्लम होगी और आप बीमार हो सकते हो। इसके बाद अगला है शरीर के आंतरिक वातावरण को संतुलित रखने के लिए उत्सर्जन प्रक्रिया शरीर के रक्त में रासायनिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। फिर अगला है उत्सर्जन के प्रकार। उत्सर्जन हमारे कितने प्रकार का होता है? तो उत्सर्जन के प्रमुख प्रकार कुछ इस प्रकार हैं। जैसे कि सबसे पहला प्रकार है अमोनोटेलिज्म। इसमें जीव अमोनिया को मुख्य उत्सर्जी उत्पाद के रूप में उत्सर्जित करते हैं। और क्या फायदा है इसका? अमोनिया अत्यधिक विषैला होता है और इसे पतला करने के लिए बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये मुख्य रूप से जलीय जीवों जैसे कि मछलियों में पाया जाता है। इसके बाद दूसरा है यूरियोटेलिज्म। इसमें जीव यूरिया को मुख्य उत्सर्जी पदार्थ के रूप में उत्सर्जित करते हैं। यूरिया अमोनिया की तुलना में कम विषैला होता है और इसे कम पानी की आवश्यकता होती है। ये स्तनधारियों, उभयचरों और कुछ मछलियों में पाया जाता है। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, लेकिन फिर भी अगर रिवीजन चल रहा है तो मैं एक बार बता देती हूँ कि अगर आ जाए तो छूटे नहीं, आप लोग इसे लिख पाओ। यूरिकोटेलिज्म। इसमें जीव यूरिक एसिड को मुख्य उत्सर्जी पदार्थ के रूप में उत्सर्जित करते हैं। यूरिक एसिड अत्यधिक कम विषैला होता है और इसे बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। ये पक्षियों, सरीसृपों, कीड़ों और कुछ मछलियों में पाया जाता है। उत्सर्जन के प्रकार का निर्धारण मुख्य रूप से निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। हम जो उत्सर्जन का प्रकार बता रहे हैं, आखिर ये कौन से कारकों पर निर्भर करता है? तो सबसे पहला कारक है जीव का आवास। आवास यानी कि घर, रहने का जगह। जलीय जीव अमोनिया को आसानी से पानी में विसर्जित कर सकते हैं, जबकि स्थलीय जीवों को कम विषैले पदार्थों का उत्पादन करना होता है। जो जलीय जीव रहेंगे उनके शरीर में अमोनिया बनेगा उत्सर्जी उत्पाद के रूप में और वे लोग पानी में आसानी से विसर्जित कर देंगे, जबकि हम लोग जैसे स्थलीय जीव जो हैं कम विषैले पदार्थों का उत्पादन करते हैं। अगला है जीव की उपलब्ध जल की मात्रा। कम पानी वाले वातावरण में रहने वाले जीवों को ऐसे उत्सर्जी पदार्थों का उत्पादन करना होता है जिनके लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। अगर आप कम पानी वाले वातावरण में रह रहे हो तो आपको ऐसे उत्सर्जी पदार्थों का उत्पादन करना होगा जिसके लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। फिर है जीव की चयापचय दर। उच्च चयापचय दर वाले जीव अधिक मात्रा में अपशिष्ट पदार्थों का उत्पादन करते हैं, जिसके लिए अधिक कुशल उत्सर्जन तंत्र की आवश्यकता होती है। अब सब में तो हमने देख लिया हम मनुष्यों में उत्सर्जन कैसे होता है। तो मानव शरीर में उत्सर्जन की प्रक्रिया मुख्य रूप से निम्नलिखित अंगों द्वारा होती है।
जैसे कि वृक्क के बारे में तो मैंने थोड़ा सा आप लोग को बता ही दिया था। ये दो बीज के आकार के अंग हैं जो कि शरीर के पीछे की तरफ स्थित होते हैं। इसे आप लोग इस बीन को आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, बीज। ये वाला आप लोग काट दीजिएगा। ये दो बीज के आकार के अंग हैं जो कि शरीर के पीछे की तरफ स्थित होते हैं। वृक्क रक्त से यूरिया, यूरिक एसिड, अतिरिक्त लवण और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को छान करके मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं। वृक्क रक्तचाप और शरीर में पानी की मात्रा को भी नियंत्रित करते हैं। अब अगले अंग हैं हमारे फेफड़े। फेफड़े श्वसन क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प को बाहर निकालते हैं। फिर है त्वचा यानी कि स्किन। त्वचा पसीने के माध्यम से शरीर से अतिरिक्त जल, लवण और कुछ अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है। फिर एक और अंग हमारा यकृत भी है। यकृत अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। कोई पूछेगा कि अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कौन करता है, तो हम बताएंगे कि यकृत, या फिर आप लीवर भी बोल सकते हो, जो कि कम विषैला होता है और आसानी से शरीर से बाहर निकाला जा सकता है। मानव उत्सर्जन तंत्र का क्या कार्य है? शरीर से हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को निकालना और शरीर के रक्त में रासायनिक संतुलन बनाए रखना। रक्तचाप और शरीर में पानी की मात्रा को भी नियंत्रित करना। अब एक और हेडिंग है हमारा वृक्क तथा नेफ्रॉन, या फिर वृक्क की संरचना और नेफ्रॉन के बारे में। तो वृक्क, जिसे हम आम भाषा में किडनी भी कहते हैं, ये मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख अंग है और शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालने का कार्य करता है। वृक्क की संरचना। वृक्क की संरचना काफी जटिल होती है। इसमें निम्नलिखित प्रमुख भाग होते हैं। सबसे पहला है वृक्क वल्कुट। ये वृक्क का बाहरी भाग होता है जिसमें नेफ्रॉन के अधिकांश भाग होते हैं। अगला है वृक्क मज्जा, रेनल मेड्यूला। ये वृक्क का आंतरिक भाग होता है। इसमें हेनले लूप और संग्राहक नलिकाएं होती हैं। वृक्क श्रोणि, रेनल पेल्विक। ये एक फनल जैसी संरचना होती है जो कि मूत्र को मूत्रवाहिनी में ले जाती है। नेफ्रॉन की संरचना कैसी होती है? नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा कि वृक्क क्या है। नेफ्रॉन क्या है? ये वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये एक छोटी कुंडलित नलिका होती है जो कि रक्त को छानने और मूत्र बनाने का काम करती है। कितना सिंपल है, ये छोटी कुंडलित नलिका रहेगी जो कि हमारे ब्लड को छानने और मूत्र बनाने का काम करेगी। अब नेफ्रॉन के कुछ प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहली है बोमेन संपुट या वोमन कैप्सूल। ये एक कप के आकार की संरचना होती है जिसमें रक्त केशिकाओं का एक गुच्छा होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। अगला है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या होता है? ये रक्त कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है जहां रक्त से पानी और छोटे अणु छनकर बोमेन संपुट में आ जाते हैं। एक और भी है वृक्काणु नलिका, रीनल ट्यूब्यूल। ये एक लंबी कुंडलित नलिका होती है जो कि बोमेन संपुट से जुड़ी होती है। इस नलिका में छने हुए पदार्थों का पुनः अवशोषण और स्राव होता है।
आखिर दीदी इस नेफ्रॉन का कार्य क्या है? तो सबसे पहला कार्य है छानन, यानी कि छानना, फिल्टर करना। रक्त से पानी और छोटे अणु वुमेन संपुट में छन करके आ जाते हैं। पुनः अवशोषण, रीएब्जॉर्प्शन करना। छने हुए पदार्थों में से आवश्यक पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड और पानी वृक्काणु नलिका में से पुनः अवशोषित हो जाते हैं। अगला है स्राव, सिक्रीशन। कुछ पदार्थ जैसे कि यूरिया और अतिरिक्त आयनों को वृक्काणु नलिका में स्रावित किया जाता है। फिर है मूत्र का निर्माण। छानन, पुनः अवशोषण और स्राव की प्रक्रिया के बाद जो द्रव बचता है वो मूत्र होता है। मूत्र में अपशिष्ट पदार्थ, अतिरिक्त पानी और लवण होते हैं। अगला है वृक्क में मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। आखिर मूत्र बनता कैसे है? वृक्क में मूत्र निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है जो कि निम्नलिखित चरणों में होती है। कैसे कैसे होती है? तो सबसे पहला है गुच्छीय निस्पंदन। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। स्थान कहाँ पे? वुमेन संपुट के भीतर स्थित कोशिकाओं के गुच्छे, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, इसी में होता है। अगली है प्रक्रिया। रक्तचाप के कारण ग्लोमेरुलस में मौजूद रक्त से पानी और छोटे अणु जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, आयनों, यूरिया वुमेन संपुट में छनकर आ जाते हैं। बड़े अणु जैसे प्रोटीन और रक्त कोशिकाएं रक्त में ही रह जाते हैं। फिर है निस्यंदन। वुमेन संपुट में प्रवेश करने वाले द्रव को निस्यंद कहते हैं। ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो था वो मैंने आप लोग को बता दिया, तो इन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैं आप लोग को समझाती जा रही हूँ, उन्हीं सब चीज़ों को याद करके चलना है। वृक्काणु नलिका, प्रॉक्सिमल कुंडलित नलिका, हेनले लूप, डिस्टल कुंडलित नलिका में होता है। फिर है प्रक्रिया। निस्यंद में मौजूद अधिकांश उपयोगी पदार्थ, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, कुछ आयन और अधिकांश पानी वृक्काणु नलिका से पुनः रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाते हैं। ये सक्रिय और निष्क्रिय परिवहन तंत्रों के माध्यम से होता है। अगली है नलिकीय स्राव, ट्यूब्यूलर सेक्रेशन। स्थान वृक्काणु नलिका, प्रॉक्सिमल और डिस्टल कुंडलित नलिकाओं में होता है। प्रक्रिया कैसी होती है इसकी? कुछ पदार्थ जैसे कि हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और कुछ दवाएं रक्त से वृक्काणु नलिका में सक्रिय रूप से स्रावित होते हैं और मूत्र के रूप में उत्सर्जित होते हैं। अगला है मूत्र का निर्माण। पुनरावशोषण और स्राव के बाद संग्राहक नलिका में शेष बचा हुआ द्रव मूत्र बनता है। मूत्र संग्राहक नलिकाओं से वृक्क श्रोणि में, फिर मूत्र वाहिनी में और अंत में मूत्राशय में संग्रहित होने के लिए जाता है। कुछ मुख्य बिंदु भी मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ, ये इम्पोर्टेंट है इसीलिए। नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक इकाई है जो कि रक्त को छानने और मूत्र बनाने के लिए जिम्मेदार है। मूत्र निर्माण, निस्पंदन, पुनरावशोषण और स्राव की एक जटिल अंतःक्रिया शामिल है। ये प्रक्रिया शरीर के द्रव और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को बनाए रखने और अपशिष्ट उत्पादों को निकालने में मदद करती है। कृत्रिम वृक्क या रक्त अपोहन। कृत्रिम वृक्क या रक्त अपोहन
हीमोडायलिसिस एक चिकित्सा प्रक्रिया है जिसका कि उपयोग गुर्दे की विफलता से पीड़ित रोगियों के रक्त को साफ करने के लिए किया जाता है। यानी कि अगर आपका वृक्क सही से काम नहीं करेगा, आपको कोई बीमारी हो गई है वृक्क से रिलेटेड, तब आपको लगाया जाएगा कृत्रिम वृक्क और इस प्रक्रिया को कहेंगे रक्त अपोहन। यानी कि कृत्रिम वृक्क के द्वारा ब्लड छानने की प्रक्रिया। जब गुर्दा ठीक से काम नहीं करता तो वे रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को निकालने में असमर्थ होते हैं, जिससे कि शरीर में विषाक्त पदार्थ जमा हो जाते हैं। और अगर बेकार पदार्थ आपके शरीर में जमा होंगे तो आप सभी को पता है कि बहुत प्रॉब्लम होगी। इसी वजह से इसे निकालना जरूरी हो जाता है। आखिर हमारा कृत्रिम वृक्क काम कैसे करता है, तो इसका सिद्धांत क्या है? कृत्रिम वृक्क रक्त अपोहन का सिद्धांत परासरण पर आधारित है। परासरण की प्रक्रिया में अणु उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करते हैं। इसमें एक वर्ड आ गया परासरण, ये भी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, केमिस्ट्री में पूछा जा सकता है। तो जब अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करते हैं तो इसे कहते हैं हम परासरण। और उसी परासरण के सिद्धांत पर ये कृत्रिम वृक्क काम करता है, मतलब कि आर्टिफिशियल वृक्क। प्रक्रिया कैसे होगी इसकी? रोगी के रक्त को एक विशेष मशीन से जोड़ा जाता है जिसमें एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ये झिल्ली रक्त कोशिकाओं और बड़े प्रोटीन अणुओं को गुजरने से रोकती है, लेकिन छोटे अणुओं जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन और अतिरिक्त पानी को गुजरने देती है। अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। रक्त जब इस झिल्ली के संपर्क में आता है तो अपशिष्ट पदार्थ झिल्ली को पार करके एक विशेष द्रव में चले जाते हैं। ये द्रव डायलाइजेट कहलाता है। स्वच्छ रक्त की वापसी। अपशिष्ट पदार्थों से मुक्त होकर रक्त फिर से रोगी के शरीर में वापस पंप किया जाता है। कृत्रिम वृक्क के लाभ कौन कौन से हैं? तो रक्त में अपशिष्ट पदार्थों के स्तर को कम करता है और रक्तचाप को नियंत्रित करता है। शरीर में द्रव और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को बनाए रखता है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है। अगर आपके वृक्क में प्रॉब्लम है, नहीं सही से रह पा रहे हो, अपशिष्ट पदार्थ बाहर नहीं निकल रहे, तो नया लग जाएगा तो फायदा तो होगा ही इसका कि आपके जीवन की गुणवत्ता में सुधार आ जाएगा। अब अगर लाभ है तो कुछ हानि भी जरूर होगी। तो कृत्रिम वृक्क के नुकसान कौन कौन से हैं? सबसे पहला है समय लेने वाली प्रक्रिया। आमतौर पर प्रत्येक सत्र में कई घंटे लग जाते हैं इस प्रक्रिया को करवाने में। असुविधा, रोगियों को नियमित रूप से डायलिसिस केंद्र जाना पड़ता है और ये हमारे लिए थोड़ा सा तो नुकसान है ही। संक्रमण का खतरा, डायलिसिस के दौरान संक्रमण का भी खतरा हो सकता है। कृत्रिम वृक्क एक महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण है जो कि गुर्दे की विफलता से पीड़ित रोगियों के जीवन को बचाने और उनकी जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मदद करता है। पौधों में उत्सर्जन, अपशिष्ट उत्पाद। पौधे भी अन्य जीवों की तरह उपापचय करते हैं और इस प्रक्रिया में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। जैसे हम लोगों में अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न हो रहे हैं तो पौधा भी तो है, उसमें भी अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। हालांकि पौधों में उत्सर्जन की प्रक्रिया जंतुओं की तुलना में काफी अलग होती है। पौधे अपने अपशिष्ट पदार्थों को विभिन्न तरीकों से निष्कासित करते हैं, यानी कि बाहर निकालते हैं। यानी कि पौधों में हम लोग की तरह वृक्क, त्वचा, ये सारी चीजें नहीं होती, वो अलग तरीके से निकालते हैं।
पौधों में उत्सर्जित अपशिष्ट उत्पाद मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है तरल अपशिष्ट, जिसमें से कि है जल। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जल का उपयोग होता है और अतिरिक्त जल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पत्तियों के रंध्रों से बाहर निकल जाता है। ऑक्सीजन, जैसे हम लोगों में कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट के रूप में बाहर निकलता है, वैसे ही पौधों में ऑक्सीजन निकलता है। प्रकाश संश्लेषण का एक उप उत्पाद है और ये भी रंध्रों के माध्यम से वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। ठोस अपशिष्ट भी है इसका, रेनिन और गोंद। गोंद तो आप लोगों ने खाया ही होगा। ऐसा नहीं है कि पौधे के लिए अपशिष्ट है तो हमारे लिए भी वो अपशिष्ट रहे। हो सकता है कि जो हमारे लिए अपशिष्ट है वो पौधे के लिए लाभदायक रहे और जो पौधे के लिए लाभदायक है वो हमारे लिए अपशिष्ट रहे। ये पदार्थ पौधों के लिए हानिकारक हो सकते हैं, इसलिए इन्हें पुराने जाइलम में जमा कर दिया जाता है। रंग द्रव्य, कुछ पौधे अपने अपशिष्ट पदार्थों को रंग द्रव्य के रूप में जमा करते हैं, जो कि पत्तियों, फलों या फूलों को रंग देते हैं। जो इतने रंग बिरंगे फूल होते हैं, फल होते हैं ना, तो ये भी प्रकार हो सकता है, कारण हो सकता है उनके कलर का। क्रिस्टल, कुछ पौधे कैल्शियम ऑक्सीलेट जैसे क्रिस्टल के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को जमा करते हैं। पौधों में उत्सर्जन की विधियां कौन कौन सी हैं? पहली है वाष्पोत्सर्जन। ये पौधों में उत्सर्जन का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। इस प्रक्रिया में अतिरिक्त जल वाष्प के रूप में पत्तियों के रंध्रों से बाहर निकल जाता है। संचय, कुछ अपशिष्ट पदार्थों को पौधे अपने शरीर के विभिन्न भागों में जमा कर लेते हैं, जैसे कि छाल, पत्तियां, फूल आदि। विसरण, जलीय पौधे विसरण के माध्यम से अपने अपशिष्ट पदार्थों को पानी में छोड़ देते हैं। जो जलीय पौधे होते हैं उनमें विसरण की प्रक्रिया होगी और अपने अपशिष्ट पदार्थ को पानी में छोड़ देंगे। फिर अगली है पत्तियों का झड़ना। कई पौधे अपने पुराने पत्तों को गिरा देते हैं, जिनमें कई अपशिष्ट पदार्थ जमा होते हैं। पौधे की जो पत्तियां होती हैं उसमें से भी अपशिष्ट पदार्थ जमा होते हैं उन पत्तियों में, और पौधे उन पत्तियों को गिरा देते हैं। पौधों में उत्सर्जन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? कि ये एक धीमी प्रक्रिया है। पौधों में उत्सर्जन की प्रक्रिया जंतुओं की तुलना में बहुत धीमी होती है और कम मात्रा में अपशिष्ट निकलते हैं। पौधे जंतुओं की तुलना में बहुत कम मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करते हैं। विभिन्न तरीके, पौधे अपने अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासित करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं और उन सभी तरीकों को हम लोगों ने देख भी लिया। तो ये हो गई मेरी पूरी वीडियो। आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज की ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, और लाइक का टारगेट हमारे केवल और केवल 100 लाइक्स का है। और अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी कहीं कोई टॉपिक छूट ना जाए। और अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय। कीप स्माइल।